हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 9 ईंधन हमारी जरूरत जो बिहार बोर्ड स्पेशल का है, तो इसमें सभी प्रश्नों का उत्तर आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले वाले चैप्टर का भी हमने क्वेश्चन आंसर करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से आप उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं और उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, उनका आंसर लिखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें देखिए कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी जो खाली जगह है उसको भरना है। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि खाली जगह तथा खाली जगह जीवाश्म ईंधन है। तो आप कह सकते हैं कि कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। ठीक है। ख क्वेश्चन कहता है कि खाली जगह तथा समाप्त नहीं होने वाले ईंधन के स्रोत हैं। तो कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश तथा वायु, जिसको आप हवा भी कह सकते हैं, समाप्त नहीं होने वाले ईंधन के स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोल तार खाली जगह का उत्पाद है। तो जो कोल तार होता है वो कोयला का उत्पाद होता है, तो यहाँ पे आपको कोयला लिखना है। क्वेश्चन नंबर घ कहता है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का जो प्रक्रम है वो क्या कहलाता है। तो प्रक्रम को हम लोग परिष्करण कहते हैं, परिष्करण के द्वारा हम लोग अलग निकालते हैं। लेकिन यही चीज पूछ लिया जाए कि इसके विभिन्न संघटकों को पृथक करने की जो प्रक्रिया है या विधि है, उस विधि का नाम क्या है। अगर वो विधि का नाम आपसे पूछ लिया जाए कि उस विधि का नाम बताइए, तो आप बताएंगे प्रभाजी आसवन विधि। देखिए यहाँ पे लिखा है कि अतः पेट्रोलियम का परिष्करण प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा करते हैं। लेकिन अगर पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग परिष्करण कहते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है परिष्करण कहते हैं। हम लोग जब इसका संघटक है उसको बाहर निकालते हैं तो उसको परिष्करण कहते हैं। और अगर हम इस परिष्करण करने की जो तरीका है उसको हम लोग प्रभाजी आसवन विधि कहते हैं। तो ध्यान रखना। अंग क्वेश्चन कहता है कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन खाली जगह है। तो वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक जो ईंधन है वो कौन सा है? प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस है। और प्राकृतिक गैस में जो आएगा एग्जाम्पल के रूप में CNG। ठीक है, प्राकृतिक के रूप में कौन सा आएगा? CNG। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य या असत्य लिखिए। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य या असत्य लिखिए। जिसमें क क्वेश्चन कहता है कि जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। तो देखिए जीवाश्म ईंधन जो होता है वो लाखों करोड़ों वर्ष के बाद होता है और ये वायु की अनुपस्थिति में होता है। और आपने पढ़ा भी होगा कि वायु जो जीवाश्म ईंधन है ये पृथ्वी के अंदर पेड़ पौधा जीव जंतु के जो मृत शरीर है वो लाखों करोड़ों वर्ष जब दब जाते हैं वायु के अनुपस्थिति में, क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन का रूप लेते हैं। और साथ में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, ताप पड़ता है, उच्च ताप होता है। तो इन सब प्रक्रिया के द्वारा ये ईंधन बनते हैं। तो इन्हें आप प्रयोगशाला में लगभग न के बराबर आप बना सकते हैं। तो इसलिए ये कथन आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला कहता है कि कोक कार्बन का शुद्ध रूप है। तो ये बिल्कुल सही बात है, कार्बन का ये शुद्ध रूप होता है, क्योंकि ये जो कोक होता है वो कोयला से या कोयला का ये उत्पाद होता है। तो इसलिए आप इसको कह सकते हैं सत्य कथन। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि CNG जो है ये प्राकृतिक गैस है और ये प्राकृतिक गैस होने के साथ साथ ये बहुत कम प्रदूषण को ये प्रदूषित करता है वायुमंडल को। और साथ में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में भी करना चाहिए। लेकिन पेट्रोल की बात करें तो इसमें सीसा जैसे इनके संघटक पाए जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा या वायुमंडल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूषक ईंधन है। तो लिखेंगे सत्य बात है, एकदम सही बात है। पेट्रोल की अपेक्षा CNG असत्य बात है भाई, असत्य बात है। अधिक प्रदूषक ईंधन नहीं है। CNG जो है वो अधिक प्रदूषक ईंधन नहीं है पेट्रोल की अपेक्षा। यानी पेट्रोल बहुत ज़्यादा प्रदूषक है लेकिन CNG ऐसा नहीं है। अब बढ़ते आगे के क्वेश्चन। अगला जो हम लोगों का क्वेश्चन आता है वो कहता है कि बरौनी में तेल का कुआं है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। बरौनी में तेल का कुआं नहीं है। ठीक है, बरौनी में
तेल का कुआं नहीं है, ये तेल शोधक कारखाना है। यहाँ पे ध्यान रखना, आपसे कोई पूछ ले कि बरौनी में तेल का कुआं है तो आप बताएंगे कि बिल्कुल नहीं, यहाँ पे तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, अगर तेल कुआं की बात करें तो ये जो तेल कुआं है वो ये आपका जो तेल कुआं है वो असम में है। असम के एक जगह है डिगबोई। ठीक है, तो डिगबोई में तेल के कुआं पाया जाता है। ये बरौनी नहीं, ये बरौनी का मतलब आपको पता है ये बिहार का बात कर रहा है, तो ये बिहार में नहीं पाया जाता है। तो ये भी कथन आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, तो बिल्कुल सही बात है, ये सत्य कथन है, क्योंकि ये जो कोल तार होता है वो 200 से अधिक तत्वों का मिश्रण होता है, 200 से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। तो फिर से ऊपर लिख देते हैं, ये आपका असत्य है, ये आपका सत्य है और ये आपका असत्य है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख लेना था। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहता है कोयला किस प्रकार बनता है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि कोयला का निर्माण लाखों करोड़ों वर्ष तक पेड़ पौधों तथा मृत जीव जंतुओं के शरीर का मिट्टी में दबे रहने एवं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनता है। तो आपने समझा कोयला कैसे बनता है, तो ये पेड़ पौधा एवं जीव जंतुओं के मरने के बाद बनता है, उनके शरीर से बनता है, और ये जो शरीर है वो मिट्टी में दब जाता है, और जब दब जाता है तो वो वहाँ पे ऑक्सीजन वहाँ पे उसको नहीं मिल पाता है, ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या करता है, कोयला का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोयला का ही निर्माण नहीं, आप कह सकते हैं जीवाश्म ईंधन का भी निर्माण होता है इसी तरीके से। ठीक है, और वही जीवाश्म ईंधन का एक रूप है कोयला। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि जीवाश्म ईंधन एक प्राकृतिक संसाधन है। क्यों संसाधन है, क्योंकि ये पेड़ पौधा तथा जीव जंतुओं के मृत शरीर से मिलकर लंबे समय के बाद बनता है, लेकिन इसकी जो मात्रा है वो भूगर्भ में, भूगर्भ कहने का मतलब पृथ्वी के अंदर, बहुत सीमित है, मतलब लिमिट है। और लिमिट क्यों है, क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद बनता है, और बहुत टाइम के बाद बनने के कारण ही इसकी जो मात्रा है वो लिमिट में है। और बढ़ती जो जनसंख्या है इसके साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में खपत कर रही है, और इसकी मात्रा समाप्त होने की स्थिति भी हो सकती है बढ़ती जनसंख्या के साथ। जितना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगा उतना हम लोग जीवाश्म ईंधन का उपयोग करेंगे, और उतना जल्दी ही ये समाप्त होने की स्थिति पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ईंधन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए ईंधन जनरली 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्राथमिक ईंधन और द्वितीयक ईंधन। प्राथमिक ईंधन की बात करें तो इसमें आपका लकड़ी आ जाएगा, कोयला आ जाएगा, तेल आ जाएगा, पेट्रोलियम आ जाएगा। लेकिन अगर द्वितीयक ईंधन की बात करें तो इसमें चारकोल आएगा, कोक आएगा, रसोई गैस आएगा, तो ये सारे के सारे इसमें आ जाएगा। अगर आपको ऐसे भी समझाया जाता है कि ईंधन भी 3 तरीके से अगर आप देखें तो एक ठोस में होता है, एक द्रव में होता है और एक गैस में होता है। ठोस की बात करें तो आपका लकड़ी हो जाएगा। ठीक है, लकड़ी हो जाएगा, फिर उसी तरीके से कोयला हो जाएगा। अगर द्रव की बात करें तो द्रव में आपका क्या आ जाएगा, तेल आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा। गैस की बात करें तो इसमें आपका CNG आ जाएगा, LPG जो आप लोग घर में अपने यूज करते हो, तो ये सारे गैस इसमें आ जाएंगे। तो आप जिस तरीके से लिखना चाहते हो उस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जनरली 2 प्रकार देखने को मिलेगा उत्पत्ति के आधार पर, प्राथमिक ईंधन और द्वितीयक ईंधन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए, यानी पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए पेट्रोलियम का जो निर्माण होता है वो समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं के मृत शरीर के संपीड़न से होता है। जब ये जीवों की मृत्यु हो जाती है, यानी ये जीव मर जाती है, तो इनके शरीर समुद्र के नीचे के सतह पर जाकर जम जाते हैं और धीरे धीरे रेत एवं मिट्टी की तहों द्वारा ढक जाते हैं। लाखों करोड़ों वर्षों के बाद वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब में प्राणियों के शरीर पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहता है कि कोयला के विभिन्न उत्पादों के अभिलक्षणों एवं उपयोगों का वर्णन करिए। तो
तो देखिए कोयला के विभिन्न जो उत्पाद हैं, उनके जो अभिलक्षण हैं या उनके जो उपयोग हैं, वो सब हमने यहाँ पे लिखा है, जिसमें फर्स्ट का नाम दिया है कोक। क्या नाम दिया है? कोक। और ये जो कोक है वो कोयला को वायु के अनुपस्थिति में, वायु कहने का मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तब इसमें से कोक की प्राप्ति होती है। ठीक है। और ये जो कोक रहता है वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है, सरंध्र होता है। सरंध्र करने का मतलब इसमें कोई छिद्र नहीं होता है, और एक काला होता है, और काला पदार्थ के रूप में हम लोगों को प्राप्त होता है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो हम लोग इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में करते हैं। धातुओं के निष्कर्षण में करते हैं और औद्योगिक निर्माण में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका औद्योगिक निर्माण? तो इस्पात का। नंबर 2 में हमने लिखा है कोलतार। कोलतार क्या होता है? तो जब आप कोयले को गर्म कीजिएगा तो यह भूरे काले गाढ़े द्रव के रूप में प्राप्त होता है। इसका उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग बहुत जगहों किया जाता है, जैसे कि औद्योगिक निर्माण में किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि औषधि उद्योग में हो गया, विस्फोटक उद्योग में हो गया, सुगंध प्लास्टिक के रूप में हो गया, पेंट जो हम लोग करते हैं उसमें इसका उपयोग हो गया, फोटोग्राफिक जो सामग्री है उसमें होता है, छत के निर्माण में होता है, तथा मांस एवं अन्य कीटों को भगाने हेतु जो नेप्थैलिन का जो गोली बनाया जाता है उसमें भी कोलतार का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 उपयोग बताए। और तीसरा जो है वो आपका कोयला गैस है, और यह जो कोयला गैस है वो कोक बनाते समय प्राप्त होता है, और इसका उपयोग ज़्यादातर ईंधन के रूप में किया जाता है। और अगर बात करें तो सबसे पहले जो इसका इस्तेमाल किया गया था वो न्यूयॉर्क में किया गया था 1820 के आसपास, और लंदन में किया गया था 1810 में। और इसका उपयोग सबसे पहले सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था, यानी बिजली के रूप में किया गया था। लेकिन आजकल जो इसका उपयोग हम लोग करते हैं रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में करते हैं, यानी हम लोग ऊर्जा इसे प्राप्त करते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एलपीजी और सीएनजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है। यानी सीएलपीजी जो होता है हम लोग अपने घर में यूज करते हैं, और सीएनजी जिससे वाहन चलता है। तो हम लोग जब इसको ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं तो क्या फायदा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो हमने लिखा भी है कि एलपीजी और सीएनजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के निम्नलिखित लाभ हैं, जैसे कि यह बहुत कम धुआं देता है, यानी यह धुआं रहित होता है। इससे बहुत कम वायु प्रदूषण होता है। जब आप एलपीजी और सीएनजी करेंगे तो जब धुआं उत्पन्न होगा ही नहीं तो CO2 गैस बनेगा ही नहीं, या धुआं जो होता है उसमें CO2 तो रहता ही, आपको पता ही होगा। तो जब ये रहेगा ही नहीं तो वायु प्रदूषण तो होगा ही नहीं। साथ में ये बहुत ज़्यादा ऊष्मा देता है लकड़ी की अपेक्षा, क्योंकि लकड़ी की अपेक्षा कभी जलेगा कभी धुआं देगा, लेकिन ये हमेशा जलता रहता है और ये ऊष्मा बहुत ज़्यादा देता है। इन ईंधनों का रख रखाव बहुत आसानी से हो जाता है, जैसे आप एक टंकी में इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी रखने के लिए आपको एक बहुत बड़े जगह की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ कहता है कि इसका रख रखाव जो होता है बहुत आसान होता है। इसका भंडारण और परिवहन की बात करें, भंडारण करने का मतलब कहीं स्टोर करने का जो जगह होता है बहुत आसानी से वो मिल जाता है, और साथ में इसको ले जाने और ले आने में भी सुविधा होती है। तो ये सारे लाभ होते हैं जब आप एलपीजी और सीएनजी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आइए। 9 में कहता है कि सूर्य के प्रकाश एवं वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है। तो देखिए सूर्य के प्रकाश और वायु जो है उसको ईंधन के रूप में प्रयोग करने का पहला लाभ ये है कि यह फ्री में मिलता है, इसमें कोई चार्ज पैसा नहीं लगता है। सेकंड क्या है, तो ये बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, सस्ता तकनीक के द्वारा आप इससे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या है, इसका उपयोग आप लोग ईंधन के रूप में करेंगे तो इसमें कोई प्रदूषण नहीं होगा, कोई पोल्यूटेड एयर नहीं बनेगा, वायुमंडल भी सुरक्षित रहेगा। साथ में ये कभी न समाप्त होने वाला ईंधन है, आप जितना इसको इस्तेमाल कीजिए ये खत्म नहीं होगा। फिर उसके बाद 4 पॉइंट में हमने लिखा है कि यदि इनका आप उपयोग करते हैं तो आपका जो खर्च है उसमें भी बचत होगा, उसमें आपको ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा। तो ये सूर्य के प्रकाश और वायु को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लाभ थे। आज के आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहता है कि भारत में तेल क्षेत्र कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि भारत में तेल निम्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं,
जैसे कि फर्स्ट में हमने लिखा है असम। असम में आपको देखने को मिलेगा महोर काटिया, जिसको मोराम भी कहते हैं। फिर गुजरात के अलंकेश्वर में देखने को मिलेगा। मुंबई हाई जो है समुद्र तल में, इसमें भी आपको तेल के क्षेत्र देखने को मिलेगा। और इन सब के अलावे भी और भी जगहों पर तेल की खोज की जा रही है, पता लगाया जा रहा है कि कहाँ पे तेल के क्षेत्र हैं और कहाँ पे तेल बीन सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आपके चैप्टर में 10 ही क्वेश्चन था। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।